सुधा एक सेठ के घर में काम करती थी। उस घर की मालकिन कलावती बहुत ही अकड़ू थी। उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। कलावती अपने घर की किसी भी नौकर से कभी भी ढंग से बात नहीं करती थी। कलावती की बेटी मोना 5th क्लास में पढ़ती थी। उधर सुधा की बेटी नीलम भी 5th क्लास में ही थी। कभी कभी नीलम के स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो सुधा के साथ काम पर आ जाती थी। नीलम, तू यहाँ बैठकर अपनी पढ़ाई कर, तब तक मैं मालकिन के घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। ठीक है मम्मी। क्या हुआ सुधा, आज तू फिर से नीलम को अपने साथ क्यों ले आई? वो भाभी जी, इसके पापा गांव गए हुए हैं। घर पर बिल्कुल अकेली किसके पास छोड़ती, इसलिए साथ ले आई। ये तंग नहीं करेगी। वैसे भी इसकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो पढ़ाई कर रही है। पढ़ लिख कर कौन सा इसे कलेक्टर बनना है? तुम्हारे में तो वैसे भी 5वीं 6ठी पढ़ाकर शादी कर देते हैं। नहीं आंटी, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी इंजीनियर बनूंगी। मैंने मम्मी पापा को बोला है कि मुझे खूब पढ़ाई करनी है। बेटा, तुम्हारी माँ गरीब है, वो तुम्हें इंजीनियर नहीं बना सकती। ये सब सपने देखना छोड़ दो। और वैसे भी तुम लोग इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ते नहीं हो, मामूली छोटे से स्कूल में पढ़ते हो, वो भी हिंदी मीडियम। तो उसके बलबूते तो तुम कभी भी इंजीनियर बन ही नहीं सकती। सुधा, बच्चों को वही सपने दिखाया करो जिसे तुम पूरा कर सकती हो। बेकार में ही तुम नीलम के दिमाग में बड़ी इंजीनियर बनने का सपना सजा रही हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम एक गरीब माँ हो। नीलम का मन उदास हो गया। जब वो सुधा के साथ घर जा रही थी, तब उसने उससे पूछा, मम्मी, गरीब क्या होता है और आंटी हमें गरीब क्यों कहती हैं? क्या गरीब इंजीनियर नहीं बन सकते मम्मी? क्या मैं बेकार नहीं सोच रही हूँ कि मैं एक इंजीनियर बनूंगी? इतना मत सोच बेटा, अगर तेरी किस्मत में इंजीनियर बनना लिखा है तो तू जरूर बनेगी। पर इतना याद रखना नीलम बेटा, किसी के भी कहने से अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। अगर तुमने मन में ठान लिया है कि तुम एक इंजीनियर बनोगी तो तुम जरूर बनोगी। अच्छा, चल मैं तुझे हलवाई की दुकान से गुलाब जामुन खरीद कर देती हूँ। तुझे गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं ना? ठीक है मम्मी, आप मुझे एक नहीं 2 गुलाब जामुन लेकर देना। सुधा नीलम को इस तरह से समझाती है कि उसके दिल में कोई बात रह न जाए और वो अपने जीवन के लक्ष्य पर ही नजर रखे। एक दिन सुधा जब काम पर पहुंची तो उसने देखा कि कलावती अपने मोबाइल फोन पर बातों में लगी हुई है। वहीं मोना भी अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रही है। तभी कलावती मोना को ड्राइंग रूम से आवाज लगाती है, मोना, कितनी देर और गेम खेलोगी? चलो अब पढ़ लो। पता है ना तुम्हारे कल से एग्जाम शुरू है। मॉम, बस थोड़ी देर और खेलने दो ना। अभी मैं बहुत बढ़िया गेम खेल रही हूँ। मैं पढ़ लूंगी मॉम, मुझे सब कुछ याद है। मोना बिटिया, कमरे में झाड़ू लगा लूं? नहीं आंटी, अभी मैं गेम खेल रही हूँ। आज मेरी छुट्टी है स्कूल की। अभी आप रहने दो, थोड़ी देर बाद लगा लेना। मोना बिटिया, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, बच्चों का इतनी देर मोबाइल फोन चलाना अच्छी बात नहीं है। आपकी परीक्षाएं भी तो कल से शुरू होने वाली हैं। आपकी मम्मी बता रही है। सुधा भी मोना को बड़े होने के नाते समझा ही रही थी कि अचानक कलावती ने आकर सारी बातें सुन ली। सुधा, ये क्या तमीज है मेरी बेटी से बात करने की? तुम्हें ये हक किसने दिया? अपनी हद में रहो, तुम एक नौकरानी हो, समझी? और मेरी बिटिया तुम्हारी बेटी की तरह नहीं है जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले। इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है मेरी बेटी और अच्छे नंबर से ही पास होगी। जाओ यहाँ से, और आज के बाद से इस तरह मेरी बेटी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। भला मैंने तुम्हें काम पर रख लिया, तुम तो मेरे घर में ही घुसने की कोशिश कर रही हो। माफ करना कलावती भाभी, मैंने तो इसीलिए बिटिया को बोला कि उनकी परीक्षाएं हैं तो पढ़ लो।
ठीक है, मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ यहाँ से, बाहर की सफाई करो। और मोना, मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रही हूँ, तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई कर लेना। कलावती की यही आदत थी कि वो अपनी बेटी मोना पर ध्यान नहीं देती थी और इससे मोना की पढ़ाई पर असर होने लगा। फिर एक दिन, मम्मी, मैंने कहा तो मुझे नहीं पता था कि मेरा मैथ का एग्जाम है, मैं भूल गई थी मम्मी। अब कैसे होगा, तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं है, ट्यूशन में तुम ध्यान नहीं लगाती हो, इतने सारे कोर्स को 2 दिन में कैसे पूरा करोगी? मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रही हूँ, कितना ही पढ़ा लूंगी। सैटरडे संडे को ऑफ था, इसलिए सुधा के साथ नीलम भी आई हुई थी। नीलम के एग्जाम्स खत्म हो चुके थे। नीलम कलावती के पास आई और बोली, आंटी, अगर आप कहो तो मैं मोना की हेल्प कर सकती हूँ। मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, मैं मोना को मैथ्स पढ़ा दूंगी। तुम कैसे पढ़ाओगी नीलम? तुम हिंदी मीडियम की लड़की हो, तुम्हारे स्कूल में उनके बड़े स्कूल के जैसी पढ़ाई नहीं होती है। आंटी, मैथ्स के फॉर्मूले तो सब जगह एक ही होते हैं। हमारे स्कूल में भी मोना के स्कूल जैसी ही किताबें हैं। मेरा कोर्स मोना के साथ मिलता जुलता है। अगर आप कहो तो मैं मोना को पूरी मैथ्स करवा दूंगी। ठीक है, एक बार शुरू करो, मैं देखती हूँ कि तुम इसे कैसे समझाती हो। मॉम, क्या कर रही हो? नीलम मुझे नहीं पढ़ा पाएगी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। मैं क्या करूँगी कल एग्जाम में? एक बार पढ़कर देख लो, नहीं समझ आएगा तो करना फिर जैसे पेपर करने हैं। मैं क्या करूँ? नीलम मोना को मैथ्स पढ़ाने लगती है। कुछ ही देर में कलावती देखती है कि मोना नीलम से बहुत अच्छे से मैथ समझ रही है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। कलावती भाभी, चिंता मत करो, नीलम मैथ्स में बहुत अच्छी है। इस बार उसके पेपर बहुत अच्छे गए हैं। उसकी टीचर कह रही थी कि वो गणित में बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है। हाँ, मुझे दिख रहा है, मोना नीलम से अच्छे से समझ पा रही है। नीलम के पास 2 दिन का टाइम था। वो शनिवार और रविवार दोनों दिन मोना को खूब मेहनत करवाती है। नीलम का दिमाग पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके बताए गए तरीके से मोना मैथ्स को करती है। अगले दिन सोमवार को जब मोना पेपर देकर आती है तो वो बहुत खुश थी। मम्मी, मेरा मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया है। आपको पता है, नीलम ने मुझे एक एक चीज अच्छे से समझाई थी। मेरी ही सोच गलत थी। मैंने हमेशा सुधा को गरीब कहकर उसका कितना अपमान किया, पर आज देखो उसकी बेटी कितनी समझदारी से मोना को पढ़ा रही थी। मुझे सुधा से माफी मांगनी होगी। कुछ समय बाद मोना का रिजल्ट आ जाता है। मोना के मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे। कलावती जानती थी कि मोना के अच्छे मार्क्स लाने में सबसे बड़ा हाथ नीलम का है। नीलम बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। तुमने मोना की बहुत मदद की। ये लो, तुम्हारे लिए लैपटॉप। तुम्हें इसकी बहुत जरूरत होती है ना? और तुम्हें इंजीनियर भी बनना है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। नीलम के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसका कोई मोल नहीं था कि नीलम ने जो मोना के लिए किया वो भी काबिले तारीफ था। कलावती पैसे वाली थी। वो एक गरीब माँ की बच्ची का भविष्य बनाने में उसकी मदद कर सकती थी। एक गरीब की बच्ची का सपना पूरा होने में थोड़ी सहायता कर सकती थी। उसकी इसी सोच ने उस दिन से उसके व्यवहार को बदल दिया। अब कभी भी मोना को पढ़ाई में कोई परेशानी होती तो कलावती नीलम को बुला लेती। कलावती ने देखा कि इंसान अमीर या गरीब कुछ नहीं होता, इंसान का चरित्र मायने रखता है। अच्छी संगत में रहने से बच्चे अच्छी सीख ही लेते हैं। मोना को बार बार पढ़ने के लिए कहा जाता था, पर आज वो भी नीलम के साथ रहने से पढ़ने में बहुत अच्छी हो गई। वो लखनपुर नाम का एक छोटा सा गांव है।
वहाँ पर एक अंडे का व्यापार करने वाला रहता था। उसका नाम सुनील था। वो बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास बहुत धन था, पर वो बहुत घमंडी था। इस वजह से उसके पास काम करने वाले ज्यादा दिन तक टिकते नहीं थे। कोई ना कोई झगड़ा कर वहाँ से निकल जाया करते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। उससे अकेले ही सारा काम नहीं हो पा रहा था। वो काम करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था, पर कोई भी उसकी सख्त जुबान की वजह से उसके पास नहीं आया करता था। एक दिन उसी गांव में निम्मी और पिंटू नाम के दो बच्चे भीख मांग रहे थे। माई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। माई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। इस तरह भीख मांगते मांगते वो सुनील के दरवाजे पर पहुँचे। बापूजी, दान कीजिए ना, आपके काम में बरकत होगी। हम अनाथ बच्चों पर दया कर दो बापूजी, ऐसे विनती कर रही थी। उसकी बातों से चिढ़ चुका सुनील बोला, छी छी, ना जाने कहां से आ जाते हैं मुंह उठाकर। चलो चलो, हाथ पैर तो सलामत है ना तुम्हारे। हमें कोई काम नहीं मिल रहा। अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो हमें दे दीजिए। ओहो, तुम जैसे बच्चे क्या काम कर सकते हो? जाओ यहाँ से। उन दोनों बच्चों ने कहा, हर कोई यही कहता है, पर सहायता करने वाला कोई नहीं। यूं दुखी होकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुनील ने मन ही मन सोचा, लगता है ये बच्चे मेरे काम आ जाएंगे। 3 समय का भोजन दो, इनको तो तनख्वाह देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर वो बच्चों को आवाज लगाता है। बच्चे वापस मुड़कर उसके पास आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगा और 3 समय का भोजन। तो तुम दोनों यहाँ काम करोगे? इस बात से बच्चे खुश हो गए और मान गए। सुनील ने बच्चों को खाना परोसा। दोनों बच्चे खाना खाकर मुर्गियों के पास चले गए। सुनील ने बच्चों को मुर्गियों को दिखाया। इस जगह की हर रोज सफाई कर इन मुर्गियों के अंडों को चुन कर रखना होगा। यही तुम्हारा हर रोज का काम है। ध्यान रहे, एक भी अंडा ना टूटे। बच्चों ने हामी भरी और टोकरी में भरकर अंडे ले जाने लगे। यूं ही दिन बीत रहे थे। वो दोनों हर रोज की तरह काम कर रहे थे। एक दिन गलती से पिंटू के हाथ से अंडों का ट्रे नीचे गिर गया। ये देखकर सुनील ने बहुत गुस्सा किया। तूने ये क्या किया? नुकसान करा दिया मेरा। ऐसा कहकर पिंटू को मारने लगा। नहीं, नहीं, मत मारिए इसे, मत मारिए, आइंदा गलती नहीं होगी। ध्यान रखना आगे से। ऐसा कहकर सुनील गुस्से में वहाँ से चला जाता है। निम्मी पिंटू को चुप कराने लगी। यूं ही दिन बीते। बच्चों की हर छोटी गलती के लिए वो उन्हें खाना नहीं देता था। बच्चे भूख से तिलमिलाया करते थे। कुछ दिनों के बीतने के बाद सुनील ने कहा, अब ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें गली गली घूमकर अंडे बेचने होंगे, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। ऐसा कहकर बच्चों को धमकाने लगा। उस पर निम्मी ने कहा, ठीक है अंकल जी, हम अंडे बेचेंगे। ऐसा कहकर गली गली घूमकर वो दोनों अंडे बेचने लगे।
अंडे ले लो अंडे, मुर्गी के अंडे, ताजा ताजा अंडे, सेहत के लिए बहुत लाभकारी। अंडे ले लो अंडे। अंडे बेचकर कमाए हुए पैसे वो दोनों सुनील को दे देते थे। ऐसे में कभी अच्छी बिक्री होती तो कभी नहीं हुआ करती थी। इस वजह से सुनील उन्हें बहुत डांटा और मारा करता था। तुम दोनों ठीक से व्यापार करना नहीं जानते, इसलिए कभी कम तो कभी ज्यादा पैसे आते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, वरना मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। इस तरह उन्हें धमकाया करता। उसकी धमकी को बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हम यहाँ से चले जाएंगे, हम भीख मांगकर जी सकते हैं, पर यहाँ पर इतने दुखी नहीं रह सकते। मेरी बात मानो दीदी, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम नहीं जा सकते पिंटू, चाहे जैसा भी हो, हमें 3 समय का भोजन मिलता है। सेहत खराब हो जाए तो सुनील जी हमारा इलाज कराएंगे। बाहर रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सुख हो या दुख, हम यहीं रहेंगे। ऐसा कहकर दुखी हो रहे थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। हर रोज की तरह अंडे बेचने निकले निम्मी और पिंटू के अंडे नहीं बिकते। वो दोनों उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। उन दोनों को बहुत तेज भूख लग रही थी। वहाँ से गुजर रहे एक जादूगर की नजर उन दोनों बच्चों पर पड़ी। बच्चों ने भी उसे देखा। जादूगर जी, क्या आपको भी हमारी तरह भूख लगी है? ऐसे निम्मी के पूछने पर जादूगर हंस पड़ा। इसका मतलब तुम्हें भूख लगी है। ऐसा कहकर वो जादूगर अपने जादू से वहाँ खाना प्रकट करता है। बच्चे इतने भूखे थे कि उन्होंने घपाघप खाना खा लिया। बच्चों को देखकर वो जादूगर सब समझ गया और उसने कहा, तुम दोनों कौन हो और ये व्यापार कैसा? कहाँ से आए हो? जादूगर के पूछने पर दोनों बच्चों ने रोते हुए कहा, हमारा कोई नहीं। भीख मांगते मांगते एक आदमी ने हमें काम दिया, पर वो हमें खाना नहीं देता है, बहुत काम करवाता है, हमें बहुत दुख हो रहा है। ऐसा कहकर निम्मी ने उस जादूगर को बीती सारी बातें बताई। तब जादूगर ने कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। जाकर उसे कह दो कि तुम दोनों काम नहीं करोगे और मेरे पास लौट आओ। हम काम छोड़ देंगे तो हमें खाना कौन देगा? आप दोगे? ऐसे बच्चों ने पूछा। तुम दोनों को उससे भी बेहतर मिलेगा। जो मैं कहता हूँ वो करो। जादूगर के ऐसा कहने पर दोनों सुनील के पास गए और उससे कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं, आपके पास काम नहीं करेंगे। बच्चों ने जब कहा, सुनील को बहुत गुस्सा आया। तुम दोनों जाओगे तो कैसे चलेगा? उसी गुस्से के चलते सुनील ने उन दोनों को बहुत जोर से डांटा। दोनों वापस उस जादूगर के पास आए। वो हमें बंदी बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमें बहुत डांटा। हम दोनों किसी तरह छोड़कर आ गए। बहुत अच्छा किया। ऐसा कहकर उस जादूगर ने एक मुर्गी को वहाँ प्रकट किया और कहा कि अपने साथ ले जाएं। उन दोनों ने हाँ कहा। वो दोनों उस मुर्गी की वहीं पर देखभाल करने लगे।
अगली सुबह जब उठकर देखा तो मुर्गी बहुत बड़ी हो चुकी थी और उसने एक सोने का अंडा दिया, जिसे देखकर मिम्मी और पिंटू चौंक गए। तब मिम्मी ने कहा, पिंटू, अब मुझे समझ में आया, उस जादूगर ने हमें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दी है। अब हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। ऐसे पिंटू को बताकर मन ही मन उसने उस जादूगर का शुक्रिया अदा किया। उन दोनों ने सोने का अंडा बेचा और बहुत अमीर बन गए। इस तरह वो मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा दिया करती। उस अंडे को बेचकर उन पैसों से वो दोनों अपनी जरूरतों को पूरा करते और गरीब लोगों की मदद किया करते। ये हर दिन चलने लगा। इस तरह उनके दुखों का खात्मा हो गया और वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। रतनपुर नाम के एक गांव में अनिल नाम का एक लड़का रहता था। अनिल गांव में अपनी माँ के साथ रहता था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आम की खेती करता था। अनिल अपने बगीचे में पेड़ों की काट छाट और देखभाल में पूरा समय देता था, लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पके रहते तो कभी काले काले दागों वाले आम उगते। ऐसे आमों को जब वो बाजार बेचने जाता तो उन्हें कोई भी नहीं खरीदता था। जब भी वो किसी व्यापारी के पास अपने आम बेचने जाता तो व्यापारी बोलता, अरे रे भैया, ये कहाँ से आम उठा लाए हो? ऐसे आमों को तो कबाड़ी भी ना खरीदे, मैं क्या खरीदूंगा। बेचारा अनिल उन्हें बेचने की पूरी कोशिश करता और कहता, अरे सेठ, एक आम खा के तो देखो, बहुत ही मीठे आम हैं, इतने मीठे कि ऐसा लगे जैसे मुंह में मिश्री घुल गई हो। व्यापारी बोला, भैया जी, खाएंगे तो तब ना जब आम देखने में अच्छा होगा। जब इसे देख के आदमी खरीदेगा ही नहीं तो इसे खाना तो बहुत दूर की बात है। निराश अनिल अपने आम लिए बाजार से वापस आ गया। अब तो ये अनिल के लिए हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते, जिसके चलते उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर आकर के उसका सामान ले जाना शुरू कर दिया था, ताकि वो अपना कर्ज वसूल सके। उन्हीं कर्जदारों में एक था लाला। लाला भी एक आम के बगीचे का मालिक था, जिसके आम बाजार में सबसे महंगे बिकते थे। लाला को अनिल का गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में अनिल के पिता ने लाला को एक बार थप्पड़ मारा था, जिसके बाद से अनिल के परिवार के लिए लाला की आंखों में खून सवार था। और अब अनिल को कर्ज में डूबा हुआ देखकर लाला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन अनिल के घर आकर लाला बोला, ओ अनिल, अरे हमने सुना है कि तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हम तो कह रहे हैं हमारे बगीचे में काम करने लगो। हमारी नौकरी करोगे तो कर्ज से बचे रहोगे, वरना बच्चू तुम्हें तो सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर लाला हंसने लगा
लाला को यूं हंसता हुआ देखकर अनिल बोला, आज जिस पैसे के नशे में चूर होकर हम पर हंस रहा है ना लाला, याद रखना एक दिन तुझसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। इस सड़क पर रहूंगा लेकिन तेरे जैसे गिरे हुए आदमी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। ये सुनकर लाला तपतपा गया और गुस्से में बोला, अबे ओ भूखे फकीर, इंसान को बातें ना औकात देख कर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब सुन, 2 हफ्ते, बस 2 हफ्ते हैं तेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरे ही सामने तेरे घर और सामान की नीलामी कर दूंगा। ये कहकर लाला गुस्से में दरवाजे को लात मारते हुए कमरे से बाहर चला गया। अनिल अपनी माँ से बोला, माँ, अब हम कैसे इस धूर्त लाला के पैसे चुकाएंगे? अब तो कर्ज भी नहीं देना चाहता कोई मुझे इस गांव में। पता नहीं कैसे इसका कर्ज 2 हफ्ते में चुका पाऊंगा। ये कहकर अनिल अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे संभाला और उसे शहर जाकर कोशिश करने को कहा। अगले दिन अनिल ने शहर जाकर कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन शहर के व्यापारियों ने किसी अनजान को कर्ज देने से मना कर दिया। शाम को थक हार कर जब अनिल शहर से वापस गांव आ रहा था कि तभी उसे जमीन पर पड़े एक साधु दिखे। अनिल ने थोड़ा पास जाकर देखा तो पाया कि वो तो बेहोश थे। अनिल ने तुरंत उन पर पानी की कुछ छींटे मारी, जिससे वो होश में आ गए और अनिल ने फिर उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। अनिल ने साधु से पूछा, अरे बाबा जी, अब आप ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? साधु बोले, नहीं बच्चा, सब ठीक है। अनिल बोला, बाबा जी, इतनी गर्मी में पानी लेकर चला करो, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। साधु बोले, ठीक है बच्चा, तू मुझे भला मानुस जान पड़ता है। आज तूने एक साधु की मदद की है, बता तुझे क्या चाहिए? अनिल बोला, बाबा जी, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कर्ज और मेरी गरीबी दूर हो जाए। ये सुनकर बाबा जी ने अपनी पोटली में से एक सुनहरा बीज निकाला और बोले, इस बीज को बोते समय जिस फल का नाम तुम लोगे, ये बीज उसी फल का पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ के ही फल तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। ये कहकर साधु अलख निरंजन बोलते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। अनिल भी उस बीज को लेकर गांव वापस आ गया। अगले दिन साधु के कहे मुताबिक अनिल ने उस बीज को अपने आम के बगीचे में गाड़ दिया और बोते समय आम का नाम लिया। अनिल ने उस बीज की बहुत मेहनत से देखभाल करनी शुरू कर दी।